नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए एक और नई कहानी लेकर के हाजिर हो चुका हूं। साथियों, पिछली कुछ कहानियां मैंने आपके लिए बड़ी कहानियां बनाई है क्योंकि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि हमें बड़ी कहानियां चाहिए और उन कहानियों पर आप लोगों ने अपना जो प्यार लुटाया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। हालांकि आज की जो कहानी है वो इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी में बहुत सारा डर भी है और अगर आपने आखिर तक कहानी सुन ली तो आपके पैरों में कंपी छूट जाएगी। साथियों, आज की कहानी कॉलेज में पढ़ने वाली 21 साल की लड़की की है। उसका नाम है दीपिका। दीपिका का इंटरेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग में रहता है और वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करती है और दिन रात काम करती है। लेकिन तभी उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है कि उसके सारे के सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं और उसके घर वालों के सामने एक ऐसी भयानक सच्चाई निकलकर सामने आती है जिसे पचाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दरअसल जिसे वो अपनी बेटी समझ रहे थे वो उनकी बेटी थी ही नहीं। तो फिर कौन थी उसके शरीर में? खैर, वो तो आपको स्टोरी को सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक भी आप मेरे से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से जोड़ लीजिए। जब आपका और मेरा रिश्ता दिल से जुड़ेगा तब मुझे सुनाने में भी मज़ा आएगा और आपको सुनने में भी मज़ा आएगा। और हाँ, जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा परिचय ज़रूर दे दें और कमेंट में यार अच्छी अच्छी बातें भी लिखा करो। कुछ शायरी वगैरह किसी को आती हो तो वो भी लिख दिया करो क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और आज की स्टोरी आप मेरे ही पर्सपेक्टिव से सुनने वाले हैं। हमेशा की तरह दीपिका आज भी अपने कॉलेज को लेट हो गई थी। उसे क्लासेस में एंटर करने की इजाज़त नहीं मिलती है जिसके कारण वह बाहर इंतज़ार करती है। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है टीचर क्लास से बाहर आती है और दीपिका को कहती है, ले देकर लगातार यह दूसरा हफ्ता है जब तुम लेट आ रही हो। क्या हुआ? क्या घर में कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम्हारा पढ़ाई में ही मन नहीं है? दीपिका उन्हें सॉरी कहती है और कोई भी बहाना नहीं देती है। वह बिना कुछ कहे ही उन्हें बस सॉरी कहकर क्लास के अंदर चली जाती है। दीपिका की फ्रेंड सोनाक्षी, जो कि दीपिका को सांत्वना देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं दीपिका, ये ले मेरे नोट्स और चिल कर। तू जितने भी पीरियड मिस करती है मैं तो तुझे अपने नोट्स दे ही देती हूँ। पर हाँ, आखिर माजरा क्या है? तू आजकल इतनी लेट कैसे हो जा रही है? दीपिका सोनाक्षी से कहती है, तुझे तो पता है यार, मैं इन फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स शुरू करने जा रही हूँ। मैंने एक जगह अप्लाई भी किया है। उन्हें मेरे बनाए गए कुछ डिज़ाइंस काफ़ी पसंद भी आए हैं। उसी पर मैं देर रात काम करती रहती हूँ। मैंने उनसे कहा है कि अपने एनुअल एग्ज़ाम के बाद में उनकी कंपनी को ज्वाइन करूँगी। वहाँ एक बहुत ही बड़ा शोरूम है। ढेर सारे नए नए स्टूडेंट्स को डिज़ाइनिंग के ट्रिक्स और ट्रिक्स सिखाए जाते हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बस इसलिए सुबह उठने में देर हो जाती है। सोनाक्षी ने कहा, वाओ दैट्स ग्रेट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। दीपिका, पर यार पढ़ाई में भी तो ध्यान देना होगा। अच्छे से पास कर पाई तभी तो तेरे मम्मी पापा बिना किसी रोक टोक के तुझे उस कंपनी को ज्वाइन करने देंगे। बातों ही बातों में क्लासेस फिर स्टार्ट होते हैं। शाम का वक्त होता है, क्लास खत्म होती है, सभी अपने अपने घर जा रहे होते हैं। घर जाते वक्त दीपिका को संजय रास्ते पर मिलता है। संजय दीपिका की ही सोसाइटी में रहता था। वह दीपिका से उम्र में छोटा था। संजय उसे अपनी बड़ी बहन समान मानता था। दीपिका ने कई बार संजय की पढ़ाई में मदद की थी, उसे नोट्स दिए थे। वह दीपिका से कहता है, तो दी कैसा रहा आज का दिन? दीपिका उसे हंसते हुए कहती है, वही घिसा पिटा बोरियत से भरा। और तुम बताओ, तुम्हारे तो मैं मज़े देख रही हूँ। दोस्तों के साथ काफ़ी घुमाना फिरना हो रहा है ना? चलो खैर, अच्छे से पढ़ाई करो, बाद में मिलते हैं। ये बोलते हुए कुछ बात करते हुए वे दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। दीपिका अपने घर को चली जाती है
और संजय अपने नाइट कॉलेज को चला जाता है। दीपिका घर आती है और खाना पीना खाकर अपने बिस्तर पर वापस से ढेर सारे सामान बिखेर देती है। वह एक पेपर पर कुछ डिजाइन्स बनाने लगती है। वह अभी कुछ डिजाइन्स बना ही रही थी कि उसकी नज़र सामने में रखे एक रंग बिरंगे कागज पर पड़ती है। शायद किसी दुकान का ऐड था। दीपिका को याद नहीं आ रहा था कि ये उसने कब लिया। यह कहते हुए कि खैर मैंने ही लिया होगा, भूल गई होंगी, आजकल टेंशन भी तो इतनी है। ये सब कहते हुए वह उसे पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि 100 रुपये में जीन्स, टी शर्ट, डिज़ाइनर साड़ी और भी फैशन की बहुत सारी वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। दुकान रात के 2 बजे से लगेंगे। आप सभी का स्वागत है। हम आपका बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। दुकान का नाम यू आर वेलकम है। दीपिका एड पढ़कर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, हमें जोकर समझा है क्या, या फिर पागल? ये क्या फालतू सा बचकाना सा लिखा है। आज तक तो बहुत सारे ऐड मैंने देखे, पर यह तो बिल्कुल ही बचकाना है। रात के 2 बजे शॉपिंग, किसी को पागल कुत्ते ने काटा है क्या? रात को तो एक कुत्ता भी नहीं दिखता, बड़ी मुश्किल से ही दिखता होगा। और यह लोग 2 बजे साड़ियों, जीन्स, पैंट और बाकी सब फैशन की चीजें की दुकान लगाएंगे। व्हाट रबिश। मैं अपने काम को करती हूं, इसने टाइम वेस्ट कर दिया। दीपिका यह सब बोलकर अभी कागज को अपने बेड के नीचे फेंका ही था कि उसके सेल फोन में कॉल आता है। कॉल सोनाक्षी का था। सोनाक्षी दीपिका से कहती है, हाय फ्रेंड, तूने वह ऐड के बारे में सुना क्या? रात के 2 बजे का शॉपिंग मॉल चलेगी क्या? दीपिका सोनाक्षी से बोली, पागल हो गई है क्या? रात के 2 बजे भी कोई शॉपिंग जाता है? जान और माल दोनों का खतरा न बन जाए, पागल सोचना भी मत। सोनाक्षी बोली, अरे नहीं यार, तुझे पता है हमारे क्लास की निहारिका, मैंने तो तुझे बताया ही नहीं। मैं भूल गई उस दिन जब तू देर से आई थी। क्लास स्टार्ट होने के पहले उसने हमें ढेर सारी चीजें दिखाई थी। सुंदर सुंदर साड़ियां और मेकअप की बहुत सारी चीजें निहारिका के पास थी। हमने उससे पूछा कि यह सब कहां से लिया, तो उसने कहा कि रात के 2 बजे वाली शॉपिंग मॉल से। मैं सच कहती हूं, वह सचमुच भाई बहुत ही बढ़िया मॉल है, बस रात के 2 बजे खुलती है। निहारिका बता रही थी कि वहां बिल्कुल भी सन्नाटा नहीं रहता है, काफी चहल पहल होती हैं। दीपिका सोनाक्षी से कहती है, देख यार, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा का तो पता नहीं, पर मेरी मम्मी पापा इतनी रात को घर से बाहर कदम रखने का भी अलाउड नहीं करेंगे। शॉपिंग तो दूर की बात है, चल फोन रख, देखती हूं। सोनाक्षी से बात कर कर दीपिका सोच में पड़ जाती है। वह अपने नाइट वेयर को देखती है और कहने लगती है, कितना पुराना हो गया है, कितना अरसा हो गया है, मैंने अपने लिए कोई शॉपिंग ही नहीं की है। क्या पता सोनाक्षी ठीक ही कह रही हो और निहारिका भी तो शॉपिंग करके आई थी। मैं जाऊंगी, कोशिश करूंगी, एक बार मां से पूछूंगी और कहूंगी झूठ ही सही की। बहुत ही तादाद में हम सारी लड़कियां करीब 7 से 8 जने एक साथ ओला करके जाएंगे, शायद वह मान जाए। दीपिका देर रात 11 बजे अपने माता पिता के कमरे में जाती है और उनसे इजाजत मांगती है। पहली बार में उसके माता पिता बिल्कुल नहीं मानते हैं, पर दीपिका के जिद करने पर और यह कहने पर कि बाकी लड़कियां के माता पिता भी तो जाने की इजाजत दे चुके हैं, तो दीपिका के माता पिता उसे जाने की इजाजत दे देते हैं, एक ही शर्त पर कि वह जब जब कॉल करेंगे वह अपना कॉल उठाएगी ना, कि शॉपिंग के चक्कर में कॉल को नजरअंदाज कर देगी। दीपिका उनकी बातों को मान जाती है और गुड नाइट विश करके चली जाती है। अगले रोज कॉलेज खत्म करके दीपिका जल्दी से घर आकर अपना सारा काम निपटा लेती है। आज उसने अपने डिजाइनिंग के किट को जरा सा भी हाथ लगाया नहीं था। वह जल्दी घर आकर फ्रेश होती है, मुंह धोकर कपड़े चेंज कर कर तेजी से रात होने का इंतजार करती है। रात के 1 बज चुके थे। वह सोनाक्षी को फोन करती है और उसे अपने घर की कुछ दूर बस स्टैंड की तरफ आने के लिए कहती है। सोनाक्षी पहले से ही ओला बुक कर चुकी थी और दीपिका को मीटिंग पॉइंट से पिक कर लेती है। रास्ते में दीपिका कुछ घबरा सी गई थी। वह इधर उधर रास्तों को देख रही थी। शहर होने के बावजूद भी अच्छा खासा सन्नाटा था। वह ले देकर 1 से 2 कारें आसपास से गुजरते हुए दिखाई दे रही थी। वह धीरे से सोनाक्षी के कान में कहती है, देर रात हम लोग शॉपिंग को जा रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं? सोनाक्षी उससे कहती है,
यहाँ सब कुछ ठीक है। वह शॉपिंग पॉइंट पर पहुंचती है। उनकी जान में जान आता है। रास्ते पर काफी चहल पहल थी और बहुत सारे स्टॉल्स खाने पीने के लगे हुए थे। दीपिका और सोनाक्षी दोनों काफी एक्साइटेड हो जाती हैं। दीपिका सोनाक्षी से कहती है, अरे तूने तो कहा था यहाँ एक बड़ा सा मॉल है। यहाँ तो एक लाइन से रास्ते पर कितने सारे स्टॉल लगाए गए हैं। क्या रास्ते का माल सस्ते में बेच रहे हैं? अगर कोई कपड़ा फटा हुआ हो तो? सोनाक्षी दीपिका से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। निहारिका के कपड़े सारे फर्स्ट क्लास थे। सब कितने नए और कितनी सुंदर चमक रहे थे। चल चलते हैं। बिल्कुल सामने के स्टॉल में वहां एक औरत साड़ियां बेच रही थी। सारी की सारी साड़ियां एम्ब्रॉयडर्ड, सब बहुत सुंदर दिख रहे थे। सोनाक्षी को एक पिंक कलर का और दीपिका को एक रेड कलर का साड़ी पसंद आता है। वह दोनों खुशी खुशी वह साड़ियां खरीद लेती हैं और आगे बढ़ने लगती है। दीपिका सोनाक्षी काफी खुश लग रही थी। उन्हें अभी और शॉपिंग करना था। उनके जेब में अच्छा खासा पैसा था और इतनी कम दाम में वे काफी कुछ खरीद सकती थी। धीरे धीरे दीपिका और सोनाक्षी एक से एक चीजें खरीदती हैं। उन्होंने काफी खरीदारी कर ली थी। प्राय सभी चीजों की खरीदारी जिन्हें उनकी जरूरत थी वह पूरी हो चुकी थी। सोनाक्षी कहती है, बस यार चल, अब चलते हैं, बहुत हो गया। दीपिका भी हाँ करती है और वापस वो लोग उसी रास्ते चल देते हैं जहां से वह एंटर किए थे। दीपिका देखती है कि वह पहला स्टॉल जहां से उन्होंने साड़ी ली थी, उस काउंटर वाली लेडी को उन्होंने एक दूसरे काउंटर में देखा। दीपिका ने तुरंत उनसे पूछ लिया, क्या आप दो जगह काम कर रही है? आपका स्टॉल तो वहां पर लगा है ना, और यहां भी आप हैं। दीपिका को बहुत ही अजीब लगता है। वह लेडी उसे एकदम घूरे जा रही थी। उसके बातों का जवाब तक नहीं दिया था। दीपिका मुंह बनाकर आगे की ओर बढ़ जाती है और सोनाक्षी से कहती है, बड़ी अजीब बात है। मैंने इतने अच्छे से पूछा, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। छोड़ो मुझे, क्या चल चलते हैं। दीपिका और सोनाक्षी का सिर तब घूम जाता है जब वो नोटिस करती है कि वह चल चलकर एक ही जगह आ जा रही है जहां से दोनों ने चलना स्टार्ट किया था। सोनाक्षी काफी पैनिक हो जाती है। वह दीपिका से पूछती है, क्या मेरा ही माथा खराब हो गया है कि तुम्हें भी वही सब लग रहा है? हम क्या बार बार एक ही जगह नहीं आ जा रहे हैं? दीपिका भी पसीने पसीने हो गई थी। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी, आखिर माजरा क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। उसे अब काफी डर लग रहा था। वह सोनाक्षी का हाथ कसकर पकड़ लेती है और कहती है, सोनाक्षी, जरा सामने वाले स्टॉल पर नजर घुमाना। क्या तुम्हें कुछ दिखा? सोनाक्षी भी डर जाती है। सोनाक्षी देखती है कि सामने वाली स्टोर में एक बूढ़ा बड़े ही अजीब तरीके से दीपिका और सोनाक्षी को एकटक देखे जा रहा था। उसकी मुस्कान बड़ी भयंकर थी। वह बार बार एक कपड़े का टुकड़ा उठाता और उन दोनों को दूर से दिखाने लगता। वह दूर से इस कदर उन्हें वह कपड़े का पीस दिखा रहा था मानो जैसे वह पागल हो गया हो। दीपिका सोनाक्षी से कहती है, ये क्या पागल है? क्यों बार बार कपड़े को ऐसे दिखा रहा है जैसे हम उसे खरीद लेंगे? हमारी अपनी शॉपिंग हो चुकी है। एक तो पहले से ही हम इतना परेशान हैं, ऊपर से ये सब। दीपिका सोनाक्षी दोनों हाथ पकड़कर बहुत ही जोर भागने लगती है। भागते भागते दीपिका और सोनाक्षी को बाहर जाने का वह रास्ता दिख जाता है जहां से उन लोगों ने एंटर किया था। उनकी जान में जान आता है। वे दोनों बाहर निकल जाती है, पर तभी उनके होश उड़ जाते हैं जब वे अपने आप को वापस से उसी जगह पाती हैं जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। सोनाक्षी अपने सर पर हाथ रख लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। नजारा काफी भयंकर हो चला था। अब दूर दूर तक एक इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। सारे के सारे जो इंसान साथ साथ चल रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, मानो एकदम से अचानक से गायब हो गए हों। वह पूरा जगह वीरान पड़ा हुआ था, सन्नाटे से भरा पड़ा था। दूर दूर तक एक इंसान तो क्या, एक जानवर तक नहीं दिख रहा था। बस रह रह के रात के कीट पतंगों की आवाजें आ रही थी। दीपिका सोनाक्षी से कहती है, ये क्या हो रहा है? सारे के सारे लोग कहाँ गए? हम वापस से उसी रास्ते कैसे आ गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर माजरा क्या है? यह सब क्या हो रहा है? सोनाक्षी रोते हुए दीपिका से कहती है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है।
निहारिका ने भी तो सारी शॉपिंग यहीं से की थी। उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह तो कॉलेज भी आई थी। उसी ने तो सब चीज हमें दिखाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। दीपिका सेल फोन में टाइम देखती है। रात के करीब 3 बज चुके थे। दोनों बीच रास्ते में अकेले बैठकर परेशान हो रही थी। सोनाक्षी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और दीपिका रह रहा के हिम्मत करके यहाँ वहाँ चलकर आजू बाजू देखने लगती है। उसे कुछ भी नहीं दिखता है सिवाय सारे स्टॉल्स के। वह उन स्टॉल के करीब जाती है, बड़े गौर से देखती है। वहां सारे के सारे कपड़े फटे पुराने सड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि 100 साल पुराना कपड़ा हो। उनमें से बहुत तेज बदबू भी आ रही थी। दीपिका सोनाक्षी को बुलाती है और उन सारे पुराने कपड़े को दिखाती है और उससे कहती है कि कुछ ही समय पहले यहाँ सारे कपड़े नए थे, अचानक से सब सड़ कैसे गए। मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है सोनाक्षी, ये जगह भूतिया है। किसी आम इंसान का तो काम नहीं हो सकता है। इतनी जल्दी ये सब चीजें इतनी जल्दी नहीं बदल सकती है। सोनाक्षी, मुझे बहुत डर लग रहा है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम क्यों नहीं बाहर निकल पा रहे। ये सब ऊपरी खेल लगता है। अब तो शायद भगवान ही हमें बचा सकते हैं। सोनाक्षी अपने सेल फोन में अपने घर कॉल करने की कोशिश करती है, पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। दीपिका के भी सेल फोन का भी यही हाल था, उसमें नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। अब बाहर भागने की बजाय वह दोनों ओर अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ दूरी तक चलने के बाद वहां उन्हें जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखता है। वे दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगती हैं। वहां पर किसी व्यक्ति की लाश पड़ी थी। लाश देखकर लग रहा था कि शायद 1 से 2 दिन पुरानी हो। वह दोनों उस लाश को पीछे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। आगे भी उन्हें कई लाशें दिखती हैं। उन सभी लाशें को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इन्हें मरे बस कुछ ही दिन हुए हों। ये वही लोग थे जो उस एड की चक्कर में यहां से शॉपिंग करने आए थे। दीपिका और सोनाक्षी को यह बात अब समझ में आ गई थी। उन्हें भी लग रहा था कि शायद वे भी अब बच नहीं पाएंगे, वह भी अब मारी जाएंगी। जल्दी जल्दी इन लाशों को पीछे छोड़ते हुए उन्हें थोड़ी दूरी पर निहारिका की लाश मिलती है। उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें सदमा सा लगता है। सोनाक्षी निहारिका को पकड़कर रोने लगती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वह बेचारी तो मर चुकी थी। दीपिका एक बात नोटिस करती है कि हर एक व्यक्ति के सर पर एक लाल रंग का कपड़ा बांधा हुआ था, मानो कोई रस्म पूरी की गई हो। उन्हें मारने से पहले सभी के सर पर लाल रंग का कपड़ा था। सर पर कुछ विभूति सी लगी हुई थी। दीपिका सोनाक्षी को निहारिका से अलग करती है। वह निहारिका को पकड़कर जोर जोर से रोए जा रही थी। दीपिका उसे उठाती है और आगे की तरफ चलने लगती है। चलते हुए उन्हें बड़ा सा शॉपिंग मॉल आखिरकार नजर आ ही जाता है। डरते डरते वे दोनों उस मॉल के अंदर चली जाती है। मॉल बहुत ही बड़ा था, बिल्कुल वीरान था। अभी वह लोग मॉल में एंट्री किए ही थे कि अचानक से सारी की सारी लाइटें अपने आप जल जाती हैं। आसपास बहुत सारे लोग जैसे अचानक से प्रकट हो जाते हैं। कोई शॉपिंग करते हुए दिखता तो कोई काउंटर में पेमेंट करते हुए दिखता। कोई मॉल में साफ सफाई कर रहा है तो कोई अपने काम में लगा हुआ है। उन दोनों को बहुत ही आश्चर्य होता है। वह धीरे धीरे सहमते हुए इधर उधर देखने लगती है। वह नोटिस करती है कि मॉल में वही सारे लोग हैं जो कुछ देर पहले बाहर स्टॉल लगाकर कपड़े बेच रहे थे। दीपिका यह सब देख ही रही थी कि अचानक से सोनाक्षी को कोई हवा में उड़ाकर बड़ी तेजी से सामने के दीवार में ले जाकर पटक देता है। सोनाक्षी का सर फट जाता है और वह दर्द से छटपटाने लगती है। दीपिका उसे उठाकर उसके सर को देखने लगती है। उसका खून अपने कपड़े से रोकने लगती है। जैसे तैसे उसे उठाकर पास ही के रखे हुए चेयर पर सोनाक्षी को बैठाती है। अचानक से दीपिका का हाथों को कोई जला हुआ आधा कटा हुआ हाथ पकड़ लेता है। दीपिका बहुत जोर से चिल्लाती है। वह उस हाथ को जोर जोर से झटकती है, पर वह हाथ था कि दीपिका का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। इसी बीच पीछे से दीपिका के बालों को कोई जोर से पकड़ लेता है। दीपिका अपना सर घुमाकर देखती है तो उसे वही महिला दिखती है जो पहले वाले स्टॉल में साड़ियां बेच रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था।
वह बहुत ही बुरी तरीके से जली हुई थी। उसके शरीर से बदबू आ रही थी। सामने के सारे दांत जबड़े सहित दिख रहे थे। वह बहुत ही भयानक दिख रही थी। दीपिका जोर जोर से चिल्ला रही होती है। दीपिका उस वक्त बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रही होती है। साथ ही साथ रोते हुए उसकी नजर सोनाक्षी की तरफ जाती है। उसे लग रहा होता था कि सोनाक्षी शायद अब मर चुकी है। तभी एक डरावनी आवाज उस महिला से आती है। जोर जोर से हंसते हुए वह दीपिका से कहती है कि उसे उसका खाल चाहिए। उसकी खाल जल चुकी है। नए खाल के लिए अभी उसे और उसके दोस्तों को बहुत सारे लोगों की जरूरत है। अगर वह अपनी जिंदगी चाहती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग रात के 2 बजे के बाद यहां लेकर आए। अगर वह उसकी बातों को मान लेती है तो वह उसे और सोनाक्षी को छोड़ देगी, अन्यथा उन्हें यही जान से मार डालेगी। दीपिका उसकी बातों को मान लेती है और सोनाक्षी को जैसे तैसे उठाती है। सोनाक्षी जिंदा थी पर बेहोश हो गई थी। दीपिका जैसे तैसे उस मॉल से धीरे धीरे निकालने लगती है। सारे के सारे लोग अब मुर्दा अवतार में खड़े होकर दीपिका को घूर रहे थे और हंस रहे थे। सभी के मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, खाल, हमें खाल चाहिए। दीपिका रोते हुए सोनाक्षी को जैसे तैसे पकड़ते हुए बाहर की तरफ ले जा रही थी। दीपिका उसी जगह आ जाती है जहां से उन्होंने एंट्री की थी और इस बार वह सचमुच बाहर उस जगह से निकल जाती है। दीपिका का सेल फोन अब काम कर रहा था। दीपिका ने अपने घर में फोन किया। वह बहुत रो रही थी। उसके रोने को सुनकर दीपिका के पिता तुरंत उसे लेने के लिए पहुंचते हैं। सोनाक्षी की ऐसी हालत और उसकी ऐसी हालत देखकर वह काफी घबरा जाते हैं और पास ही स्थानीय अस्पताल में दोनों को ले जाकर एडमिट करते हैं। सोनाक्षी के सर की मरहम पट्टी होती है। उसके माता पिता को बुलाया जाता है। सुबह का वक्त हो चला था। दीपिका अभी भी सदमे में थी। उसने सारी की सारी घटना अपने माता पिता को बतला दी थी। संजय भी सुबह सुबह अस्पताल में दीपिका और सोनाक्षी को देखने आ गया था। दीपिका की बातों का कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा था, पर दीपिका की हालत को देखते हुए दीपिका की मम्मी ने उसके बातों को मान लिया था। बाद में सारे जने भी उसकी बातों को मान लेते हैं। दूसरी तरफ निहारिका के माता पिता काफी परेशान थे। उन्होंने पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। निहारिका पिछले 1 हफ्ते से गायब थी। निहारिका के माता पिता के घर दीपिका और सोनाक्षी के माता पिता जाते हैं और सारी बातों को बतला देते हैं। निहारिका की मां फूट फूट कर रोने लगती है, यह जानकर कि उसकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। निहारिका की मां यह कहते हुए रोने लगती हैं, मैंने उसे मना किया था पर वह इतनी जिद्दी थी। मेरी बातों को उसने जरा सा भी नहीं माना। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे उसका अंतिम संस्कार अच्छे से करना है। हे ईश्वर, यह अधिकार मुझसे मत छीनना। ये कहते हुए निहारिका की मां जोर जोर से रोने लगती है और सोनाक्षी की मां निहारिका की मां को चुप कराने लगती है। दीपिका के घर वाले सोचने लगे कि आखिरकार क्या किया जाए, क्या रहस्य है उस जगह का। अगर दीपिका दूसरे दिन लोगों को वहां लेकर नहीं जाएगी तो उसकी और सोनाक्षी की जान को खतरा हो जाएगा। वे लोग उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। सोनाक्षी और दीपिका को जैसे तैसे मार ही देंगे। तो दीपिका के माता पिता अपने घर के पंडित को यह सारी बात बतलाते हैं और उन्हीं से उपाय मांगते हैं। पंडित इन सारी बातों को सुनकर कहते हैं कि यह काम सिर्फ उनके गुरु ही कर सकते हैं, जो अभी यहाँ नहीं है। वह उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में है। मुझे उनसे बात करनी होगी। अगर वह यहाँ आकर हमारी मदद भी करते हैं तो कम से कम 1-2 दिन तो उन्हें लगेंगे ही, और आप लोगों के पास तो बिल्कुल भी समय नहीं। हमें उन बच्चियों की अगर मदद करनी है तो अभी के अभी आज रात तक ही करनी होगी। मैं आपको ये 2 तावीज़ देता हूँ, आप उन बच्चियों के गले में यह बांध दीजिएगा। सुबह के 10 बज रहे थे। संजय उसी जगह जाता है जहां पर दीपिका और सोनाक्षी रात को गए थे। वह देखता है कि उस जगह सब्जी मंडी और एक बहुत ही बड़ा सा बाजार लगा हुआ था। सब्जी के साथ साथ वहां फूल फ्रूट्स और कुछ छोटी मोटी दुकानें लगी हुई थीं। वह उस जगह के अंदर चलने लगता है। सारे के सारे लोग तो नॉर्मल थे। सुबह की खरीदारी के लिए सब अपने घर से निकले थे। वह आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक बहुत ही बड़ा सा मॉल दिखता है।
जिसकी दीवारें पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थीं, मानो जल चुकी हो खंडहर बन चुकी थी। खिड़कियां सब सड़े हुए टूटे फूटे दिख रहे थे। पूरा का पूरा मॉल और उसके आसपास की जगह वीरान सी दिख रही थी। राह चलते एक व्यक्ति से संजय ने पूछा, अरे भाई, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ नया हूँ, मुझे यहाँ रास्ते का कुछ पता नहीं है। मुझे एक एड्रेस की तलाश है। चलते चलते यहाँ आ गया, पर इस बड़े से वीराने को देखकर मेरा जी घबरा गया। आगे कोई शॉपिंग मॉल है क्या? मुझे किसी ने बताया यहाँ कपड़े के शॉपिंग मॉल और दुकानें हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। उस आदमी ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई जी, ये जगह तो कम से कम 75 साल पुरानी है। हमारे बाप दादा बतलाया करते थे कि बहुत ही अजीब तरीके से यहाँ से कुछ लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। उस वक्त का ये बहुत ही बड़ा कपड़े का मिल हुआ करता था। यहाँ बहुत सारी औरतें, बहुत सारे आदमी जने मिलकर सब कपड़े बनाने का काम किया करते थे। ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं, एक मिल थी जहाँ सुंदर सुंदर कपड़े बनाए जाते थे अपने हाथों से। पर ना जाने एक रात यहाँ ऐसी कौन सी घटना घटी कि एकाएक देखते ही देखते मिल के अंदर से कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इस जगह की कहानियां यहाँ जो भी रहते हैं वे सब अपने बड़े बुजुर्ग से सुने ही हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब आपको यही कहेंगे। और हाँ, आप जो कपड़े खरीदने की बात कर रहे हैं, आगे चल जाइए, आगे बहुत सारी दुकानें हैं। संजय उन्हें धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर उस व्यक्ति के जाने के बाद वापस से पीछे मुड़कर उस बड़े से मिल की तरफ धीरे धीरे कदमों से जाने लगता है। वह हिम्मत करके एक टूटे दरवाजे से उसके अंदर जाता है। वहां भयंकर बदबू आ रही थी। संजय अपने जेब से रुमाल निकालकर अपने नाक पर रख लेता है। वह धीरे धीरे उस मिल के अंदर बढ़ने लगता है। मिल में प्राय सभी चीजें बिल्कुल सड़ी थी, उसमें फंगस तक लग गया था। संजय मन ही मन सोचता है, इतनी गंदी जगह को आज तक सरकार ने तुड़वाया क्यों नहीं? किसी न किसी को तो कुछ करना चाहिए था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे मदद करूं? यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। सोचते सोचते संजय को पता ही नहीं चलता कि कब वह उस मिल के काफी अंदर तक आ चुका था। अब वह एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां ढेर सारी लकड़ी की चेयर्स रखे थे। सारे एक गोलाकार में लगाए गए थे, मानो बच्चों के खेलने के लिए म्यूजिकल चेयर लगाए गए हों। जैसे तैसे संजय उस चेयर्स को पार करके जा ही रहा होता है कि उसकी नजर पास के रखे गए एक ट्रंक पर पड़ी, जिसमें कुछ फटे पुराने कपड़े थे, बिल्कुल काले पड़े हुए थे। उसके साइड पर उसकी नजर जाती है, वहां किसी का हाथ दिखता है। संजय बिल्कुल सहम जाता है, डर के मारे थर थर कांपने लगता है। जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए, हिम्मत करते हुए वह उसके पास पहुंचता है। वह हाथ किसी और का नहीं, निहारिका का था। संजय जल्दी से पुलिस स्टेशन में पुलिस को कॉल करता है और कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंच जाती है। निहारिका के साथ साथ और भी कई व्यक्तियों की लाश मिलती है। वे भी रात 2 बजे वाले शॉपिंग पर गए थे और उसके बाद से ही गायब थे। यहां यह सब चल रहा था। वही देखते देखते आज का पूरा दिन बीत चुका था, पर संजय को वैसे कुछ भी चीज नहीं दिखाई दी थी, जैसा कि दीपिका ने बताया था। सोनाक्षी अस्पताल में अभी भी बेहोश थी। उसे होश बिल्कुल भी नहीं था। रह रहकर उसे होश आता और फिर डर के मारे वह बेहोश हो जाती। दीपिका उसके पास ही में थी। उसे भी कुछ चोटें आई थी भागदौड़ में। दीपिका सामने की दीवार में लगी घड़ी को देखती है। रात के 10:30 बज चुके थे। खाना परोसा जा चुका था, पर दीपिका को खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। वह पसीने पसीने हो रही थी। उसे बहुत टेंशन हो रहा था। उसे बार बार उस औरत की कही गई बातें याद आ रही होती है कि उसने उसे धमकी दी है। अगर वह किसी इंसान को रात के 2 बजे तक वहां नहीं लाई तो वह उसे और उसकी फ्रेंड दोनों को ही मार देगी। एक बात दीपिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उस औरत के प्रेत ने उसे और सोनाक्षी को क्यों छोड़ दिया था। वह चाहती तो उन दोनों को मार सकती थी बाकियों की तरह। वह अपना सर पकड़ लेती है और घबराने लगती है। खाल, आखिर खाल ही क्यों, वह भी इंसान का। क्या करेंगे मरने के बाद वह इनका? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतने में संजय हॉस्पिटल के उस कमरे में आता है जहां सोनाक्षी और दीपिका थी। वह दीपिका को सारी बात बता देता है। यह भी बताता है
कि निहारिका की लाश उसके माता पिता को सौंप दी गई है। दीपिका को बहुत ही बुरा लग रहा था और वह रोने लगती है। संजय दीपिका से कहता है कि दीदी, वह कोई बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा पुराने समय का मिल हुआ करता था, जहां सभी लोग मिलकर काम किया करते थे, अपने हाथों से कपड़े बनाया करते थे। दीपिका संजय से कहती है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। कुछ ही समय बाद 2 बजने वाले हैं। मैं अगर वहां नहीं जाऊंगी तो वह लोग यहां आ जाएंगे और मुझे सोनाक्षी को मार देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है संजय, क्या होगा? मुझे मेरी मम्मी पापा की भी चिंता हो रही है। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, सब कुछ ठीक होगा। भगवान पर भरोसा रखिए और मैं भी यहीं रहूंगा, यहीं रुकूंगा बाहर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं दरवाजे पर निगरानी रख लूंगा और खिड़की की तरफ अंदर इस कमरे में नजर भी रखूंगा। आप बिल्कुल भी मत घबराइए। संजय और सोनाक्षी के पापा दोनों ही उस रात हॉस्पिटल में रुकते हैं। दोनों पास में लगे हुए बेंच पर बैठते हैं। दरवाजे और खिड़की के अंदर से दीपिका सोनाक्षी साफ साफ दिख रही थी। उन्होंने दरवाजा खुला ही रखा था। करीबन रात के 11:30 बज रहे थे जब कहानी में अचानक एंट्री देवराज की होती है। देवराज दीपिका और सोनाक्षी का क्लासमेट था, पर उन दोनों से उसकी ज्यादा बातचीत नहीं थी। उसे ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट था। वह इन सब चीजों में काफी रिसर्च भी करता था। देवराज की क्लास में उसकी बातचीत किसी भी बच्चे से ज्यादा नहीं थी। सभी बच्चों में वह काफी अलग था। सब उसे बहुत ही अजीब मानते थे, इसलिए कोई उससे ज्यादा बात भी नहीं करता था। वह चुपचाप अकेले बैठा रहता था, पढ़ाई में ध्यान देता था और पढ़ाई करके अपने घर चला जाता था। दोस्तों के साथ घूमना दूर की बात, वह कभी भी अच्छे ढंग से किसी से बात भी नहीं करता था। लोग उसे घमंडी समझते थे, पर ऐसा नहीं था। वक्त की घड़ी जिस वक्त तेजी से बढ़ रही थी, उस वक्त देवराज दीपिका और सोनाक्षी के लिए एक भगवान का रूप लेकर आया था। संजय देवराज को अस्पताल में आते देखता है। संजय देवराज को पहचानता नहीं था, इसलिए वह उससे पूछता है कि आप कौन? वह उसे बतलाता है कि वह दीपिका और सोनाक्षी का क्लासमेट है। वह इन सब मामले में उनकी कुछ मदद कर सकता है। वह संजय को अपने साथ चलने को कहता है, पर संजय उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं भैया, मैं नहीं जा सकता हूं। मैंने अपनी दीदी से वायदा किया है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रुककर उनकी मदद करूंगा। देवराज उसे समझाते हुए कहता है, अगर तुम्हें अपनी दीदी की असल में ही रक्षा करनी है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, उसी वीरान खंडहर में। यहां रहकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वे अपना काम कर कर चले जाएंगे। यह सुनकर संजय देवराज की बात मान लेता है और रात के 11:30 बजे उस वीराने उस मील की तरफ बढ़ चलता है। दोनों रात के अंधेरे में एक टॉर्च लिए उस मील में जाते हैं। देवराज चलते चलते उसी एरिया में आ जाता है जहां पर गोलाकार किए हुए चेयर्स रखे हुए होते हैं। संजय के मन में काफी सारे सवाल परेशान कर रहे थे। आखिर उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने पूछा, आपको यह सब कैसे पता? मैंने तो दीदी के साथ हुए उस हादसे के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। क्या आप पुलिस स्टेशन गए थे? देवराज एक अजीब सी मुस्कान देते हुए कहता है, मुझे इन सब चीजों का पहले से ही आभास हो जाता है। उस दिन कॉलेज में जब निहारिका अपने कपड़े को जब सभी को दिखा रही थी, तो मैंने उसके अंदर से एक नेगेटिव ऊर्जा को आते हुए देखा था। मुझे इन सब चीजों का पहले से ही पता चल जाता है और कुछ अलग महसूस हो जाता है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने अपना सेल फोन निकालकर उसकी तस्वीर लेनी चाहिए, पर जैसा कि मुझे लगा ही था, वह मुझे उस वक्त उस कैमरे में दिख ही नहीं रही थी। मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि दाल में कुछ काला है और यह निहारिका नहीं है। मैं चाहता तो उसी वक्त इस बात का ढिंढोरा पीटकर पूरी क्लास में तमाशा कर सकता था, पर सारे लोग पहले से ही मुझसे चिढ़ते थे। कोई मेरे बातों का भरोसा तक नहीं करता और मेरी बात का मजाक उड़ाकर मुझे ही दोष देकर चुप करा देते। संजय ने कहा, मैं उस दिन दोपहर को ही इस जगह आया था, यहाँ का मुआयना भी किया और मुझे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज महसूस हुई, खासकर इस जगह जहाँ गोलाकार में चेयर्स लगाए गए हैं। मुझे इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा घुटन सी महसूस होने लगी थी। तभी मैं समझ गया था, हो ना हो इस जगह में ही कुछ गड़बड़ है।
खैर, देवराज अपने बैग से कुछ मोमबत्ती, कुछ जलाने के लिए लकड़ियां और भी 2-4 चीजें निकालता है। वह कुछ मोमबत्तियों का घेरा बनाकर वह और संजय गोलाकार मैं लगाए हुए उस मोमबत्ती के बीच में बैठ जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे वह सारे चेयर गोलाकार में लगाए हुए थे। फिर वह कुछ आग जलाता है और उसमें कुछ विभूति सा डालता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अभी देवराज ने कुछ मंत्र पढ़े ही थे कि संजय को आसपास में बहुत सारे मरे हुए लोग दिखने लगते हैं। संजय हड़बड़ा जाता है, पर देवराज अपनी नजरों से उसे वहीं बैठने के लिए कहता है और उसे वहां से उठने को मना करता है। देवराज मंत्र पढ़ते जाता है। वह जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जाता है वैसे वैसे वह सारे प्रेत संजय और देवराज के करीब आ जाते हैं। संजय बहुत ही डर चुका था, उसके हाथ पैर जम से गए थे। मुर्दे जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, मानो एक मौके की तलाश में हो कि जैसे ही संजय और देवराज उस जगह से उठे वे उन्हें चबाकर खा जाएंगे। देवराज का मंत्र पढ़ना पूरा होता है। वह उस अग्नि में से एक लकड़ी को उठाता है और एक मुर्दे के ऊपर फेंक देता है। वह मुर्दा दर्द से छटपटाने लगता है। उसका यह हाल देखते ही सारे प्रेत वहां से गायब हो जाते हैं। देवराज वापस से वह लकड़ी जिसमें आग जल रही होती है जमीन से उठा लेता है और उस मुर्दे से बात करने लगता है। वह उससे पूछता है, आखिर तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? क्यों तुम ऐसे मासूमों को मार रहे हो? और तुमने दीपिका को यह सब क्या करने के लिए कहा है? वह तुम्हारे लिए क्यों जिंदा इंसान को इस जगह लाएगी? आखिर कौन हो तुम? इतनी पुरानी आत्मा होने के बावजूद तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? आखिर क्या रहस्य है इस मिल का? तुम्हें बतलाना ही होगा। पहले तो वह मुर्दा बिल्कुल भी नहीं मानता है, पर संजय वापस से वही प्रज्वलित अग्नि उसे छुआता है, जिसके डर से वह प्रेत सब कुछ बतलाने लगता है। वह बतलाता है कि एक रोज की बात थी जब सारे वर्कर्स मिल में काम कर रहे थे कि तभी अचानक मिल का मालिक आकर करीब 40 से 50 लोगों को कहीं चलने को कहते हैं। वो हमें मिल के अंदर ही इसी जगह ले आए जहां कुछ तंत्र मंत्र की प्रक्रिया चल रही थी। उनके हिसाब से वह मालिक अपने इस मिल का कारोबार बढ़ाना चाहता था। वह करीबन 51 लोगों की बलि देना चाहता था। उसने 4 से 5 तांत्रिक बुलाए हुए थे। वह कुछ मंत्र पढ़ते जा रहे थे और देखते ही देखते तांत्रिकों ने न जाने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा कि हम लोग सारे के सारे अपना सुध बुद्ध खोने लगे। देखते ही देखते वह हमारी एक एक करके बलि दे देते हैं। इस तंत्र क्रिया से उनका कारोबार दिन रात चौगुना खूब बढ़ा। देखते ही देखते इस मिल का मालिक करोड़पति बन गया। हमारी आत्मा हमेशा भटकती ही रह गई। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया था। वह रात चंद्र ग्रहण की थी। उस दिन भी ग्रहण था जब हमें मारा गया था। उस मिल के मालिक ने हम लोगों की रात के 2 बजे बलि दी थी। हमारी बदले की ज्वाला अपने चरम सीमा से इतनी ज्यादा भड़क चुकी थी कि हम लोगों ने उसी दिन उस मिल के मालिक की और उसके परिवार वालों की जान ले ली थी। देवराज उस प्रेत की बात को काटते हुए कहता है, अगर तुम लोगों ने अपना बदला ले लिया था तो बाकी मासूमों को मारने का क्या मतलब बनता है? उन लोगों ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर उन लोगों की हत्या क्यों की तुम लोगों ने? वह प्रेत बड़े भयानक स्वर में बोलने लगता है और अचानक से सारे प्रेत उसी वक्त प्रकट हो जाते हैं। वह कहते हैं कि हमें इतनी क्रूरता के साथ इस जगह मार दिया गया, यहाँ तक कि इस वीराने को, इस खंडहर को आज तक ना तोड़ा गया, ना ही इस जगह की पूजा कराई गई, ना ही हमें आज तक मुक्ति मिल पाई। राह चलते लोग इस जगह पर थूकते हैं, कूड़ा कचरा फेंकते हैं। तुम अपने हद में रहो बच्चे, हमारे साथ भी तो बुरा हुआ था। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमें मृत्यु दंड दी गई? और सबसे बड़ी बात, सारे के सारे लोग एक जैसे हैं लालची। तुम हमें मानवता मत सिखाओ। आजकल के मानव में खुद कहां मानवता बची है? यह जगह सालों से खंडार और वीरान पड़ा है। किसी ने कुछ किया इस जगह के लिए? नहीं। आसपास नजर घुमाकर देखो, चारों ओर गंदगी है। पूरा मिल वीरान पड़ा हुआ है। आसपास कचरों के ढेर पड़े हुए हैं। लोग यहां कचरा फेंक कर चले जाते हैं और भी नाना प्रकार से कितनी गंदगी मचाकर गए हैं। तुम्हें तो उनकी बड़ी मानवता दिखाई देती है। तुम यहां आ तो गए हो लेकिन वापस जा नहीं पाओगे। हम जैसे तड़प कर मरे थे वैसे बाकी लोग भी अब तड़प कर मरेंगे।
कोई नहीं बचेगा। उसकी हंसी से बाकी सारे आत्माएं प्रकट हो जाती हैं और वे सभी आत्माएं पागलों की तरह हंसने लगते हैं। वह नजारा काफी भयंकर था। संजय का तो डर कर बुरा हाल था। संजय हिम्मत करके उन्हें एक प्रश्न पूछता है कि तुम प्रेतों ने दीपिका दी से कहा कि तुम्हें खाल चाहिए, इसका क्या मतलब है? सामने खड़ा प्रेत संजय के प्रश्नों का ना उत्तर देते हुए वह प्रेत उससे कहता है कि सारे प्रेत आने वाले अमावस की रात को वही क्रिया दोहराएंगे और एक साथ 51 लोगों की बलि देंगे, उनकी खालों की आहुति देंगे, जिससे उनकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी और इस मिल पर तो क्या दूर दूर तक उन्हीं का प्रकोप चारों जगह होगा। देवराज को उनकी बातों से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वे अब इतने ज्यादा बदले की ज्वाला में खूंखार हो चुके थे कि उनसे लड़ना देवराज के अकेले का बस का नहीं था। देवराज एक म्यूजिक प्लेयर अपनी जेब से निकालता है और उसमें जोर से हनुमान चालीसा बजाने लगता है। उस चालीसा के बजने के साथ ही साथ सारे प्रेत चिल्लाने लगते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। वह हनुमान चालीसा को चलाते हुए संजय को साथ लेकर बाहर निकल जाता है। यह सब काम करते करते रात 2 बजे चुके थे। देवराज संजय सीधा अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि सोनाक्षी और दीपिका बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सोनाक्षी को भी होश आ चुका था और वह काफी डरी हुई थी और अपने पापा को पकड़े हुए थी। देवराज को देखकर दीपिका और सोनाक्षी काफी चौंक जाते हैं कि आखिर यह यहाँ क्या कर रहा है। वह बिना किसी से कुछ कहे दीपिका और सोनाक्षी के बिस्तर के नीचे अभिमंत्रित लाल धागा बांधने लगता है। उनके माता पिता से कहता है कि अब यह दोनों सुरक्षित हैं, इस बिस्तर पर कोई भी प्रेत उन्हें हाथ नहीं लगा सकता है। दीपिका बड़े ही अचंभित स्वर में कहती है, देवराज ये सब क्या है और तुम यहां क्या कर रहे हो? संजय दीपिका की बात को काटते हुए कहता है, दीदी मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगा, अभी देवराज भैया जैसा कहें वैसा कीजिए। संजय थोड़ी देर बाद दीपिका और सोनाक्षी को सब कुछ समझा देता है। उन्हें काफी आश्चर्य होता है कि जिससे आज तक वे ढंग से बात तक नहीं किए थे और वो ही इंसान आज उनकी मदद कर रहा है। देवराज दीपिका से कहता है कि उन लोगों की बातों से मुझे लगता है कि दाल में बहुत ही बड़ा कुछ काला है, क्योंकि उन्होंने दीपिका को और सोनाक्षी को ऐसे ही नहीं जाने दिया और वह एड न जाने अब तक कैसे और कब कितने लोगों के पास पहुंच चुका होगा। उन प्रेतों की माया जाल हमें रोकनी होगी। यह सब बातें चल ही रही थी कि अचानक से अस्पताल का वह एक कमरा जहां दीपिका और वह सारे थे जोर जोर से हिलने लगता है, मानो बहुत ही बड़ा भूकंप आया हो। पर वह भूकंप नहीं, बस उन्हें गुमराह करने की चाल थी। जब सभी कोई अपने आप को संभालने में लगे हुए थे, उसी बीच दीपिका और सोनाक्षी से उनका ध्यान हट जाता है। दीपिका अपने बिस्तर पर नहीं थी, वह एक टेबल को पकड़े हुए थी। अचानक से कोई तेज हवा का झोंका दीपिका को उड़ाकर कमरे के बाहर पटक देता है और देखते ही देखते दीपिका उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। पूरे अस्पताल में लाइट चली गई थी। आसपास के सभी कमरे में मरीज डरे और सहमे हुए थे। उन्हें एहसास था कि साथ वाले कमरे में क्या हुआ था। संजय और देवराज भागते हुए उसी जगह जाते हैं। देवराज संजय से कहता है कि पूजा पाठ करने का अब उनके पास समय नहीं है, अब जैसे तैसे ही दीपिका को बचाना होगा। उधर दीपिका अधमरी हालत में वही उसी कमरे में जा पहुंची थी जहां वह तंत्र क्रिया करके मिल में काम कर रहे उन लोगों को मारा गया था। दीपिका जैसे तैसे खड़ी होती है। उसे सामने से अग्नि प्रज्वलित दिखाई देती है। वह देखती है कि सामने दीपिका ही बैठी है और उसके आसपास 2-4 तांत्रिक हैं जो कुछ मंत्र पढ़े जा रहे हैं। अचानक से अधमरी हालत में एक आदमी आता है, मानो मंत्र के जाल में वह अपना सुध बुद्ध खो चुका हो। देखते ही देखते दीपिका एक तेज धार चाकू उठाती है और उसके सर को उसके शरीर से एक ही झटके में अलग कर देती है। यही सिलसिला बाकियों के साथ भी जारी रहता है। देखते ही देखते दीपिका की वह सारी तकलीफ जैसे गायब ही हो गई हो। उसके चेहरे पर एक कठोर मुस्कान थी। वह चिल्लाते हुए जोरों से कहती है, तुम सभी मुझे नहीं मार सकते। तुम तब मुझे नहीं मार पाए तो अब क्या मारोगे? कहानी पिछले समय में जाती है, साल 1947 में, जब दीपिका, जो कि उस वक्त में सावित्री हुआ करती थी,
वह बहुत ही बड़ी मिल की मालकिन थी। रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश ने उसे इंसान से जानवर बना दिया था। रातों ही रात उसने बड़े ही निर्दयता से उन सभी लोगों की बलि दे दी थी ताकि उसका कारोबार बढ़ सके, और किसी को भी इस बात की कानों कान खबर भी नहीं हुई। उसने यह पाप बड़ी ही चालाकी से किया। सन 1940 की बात है। उस दिन अमावस की रात थी। मानो ग्रहों की चाल बदल गई थी। एकाएक देखते ही देखते वह सारे प्रेत जाग गए थे। उस दिन ग्रहों की दिशाएं ठीक वैसी ही थी जब उन्हें मारा गया था। वे सारे सावित्री के घर जाकर उसके परिवारजनों को मार देते हैं, पर सावित्री जैसे तैसे उनसे बचकर श्मशान की तरफ भाग जाती है। उसके शरीर में तांत्रिक के दिए हुए ताविज थे, जिसके कारण वह बच पाई थी। उस रात श्मशान में जाकर सावित्री वहां बैठे तांत्रिक साधना में लीन बाबाओं से अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगती है। उनमें से एक उठ खड़ा होता है और कहता है कि उन आत्माओं की शक्ति 10 गुना बढ़ चुकी है। वे तुम्हें मारकर ही दम लेंगे। बचने का एक ही उपाय है, तुम्हारी आत्मा किसी दूसरे वक्त में भेज दी जाए। सावित्री यह सुनकर रोने लगी है और बोली, इससे अच्छा तो वे ही मुझे मार दे। यह सुनकर वह तांत्रिक भड़क उठा और उससे कहता है, मूर्ख लड़की, तुझे क्या लगता है कि तुझे मारने के बाद यह तेरी आत्मा को छोड़ देंगे? यह तेरी आत्मा को भी तड़पाएंगे, ठीक वैसे जैसे वो तड़प रहे हैं। सावित्री उनकी बातों को मान लेती है। वह तांत्रिक अपने अघोर तंत्र से मंत्र फूंकता है और देखते ही देखते सावित्री की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता है। उसके मंत्र पढ़ते ही सामने रखे शीशे में जैसे एक द्वार सा खुल गया था और सामने से उसे और कोई नहीं बल्कि इस वक्त की दीपिका दिखती है। वह तांत्रिक सावित्री के रूह से कहता है, ग्रह नक्षत्र के अनुसार यह लड़की का शरीर तुझे कई सालों तक बचाए रख सकता है। स्मरण रहे, तू इस जगह मुड़कर भविष्य में कभी नहीं आएगी, अन्यथा तुझे भगवान भी नहीं बचा सकेंगे। यह कहते हुए सावित्री तेजी से दीपिका की तरफ बढ़ती है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस दिन दीपिका का 16वां जन्मदिन था और उसी जन्मदिन के बाद से ही दीपिका की तबीयत खराब रहने लगी थी। पर असलियत किसे पता थी? उन रूहों ने सावित्री को दीपिका के रूप में ढूंढ ही लिया था और वह सारा माया जाल फैलाया था ताकि वे सावित्री को पकड़कर मार सके। पहली बार उन्होंने सावित्री को जानबूझकर छोड़ा था ताकि उसे शक न हो कि वह उसे पहचान गए हैं कि दीपिका के रूप में स्वयं सावित्री है। दीपिका, जिसके अंदर सावित्री की रूह थी, वह लगातार पागलों के जैसे हंसे जा रही थी। उनसे कह रही थी कि इस सदी में भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनते ही वह सारे प्रेत सावित्री को घेर लेते हैं और खौफनाक आवाजों से वह वीरान खंडहर गूंज उठता है। वह एक एक कर सावित्री के शरीर में दाखिल होते और उसे प्रताड़ित करते, मानो उसके शरीर से आत्मा अलग कर रहे हों। कुछ देर पश्चात सावित्री की रूह दीपिका के शरीर से अलग हो जाती है और बाकी रूहें सावित्री की आत्मा को सामने की अग्नि में खींच कर ले जाती है। बाहर संजय और देवराज खड़े सब शोर शराबा सुन रहे थे और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद पड़ी थी। एकाएक देखते देखते सब कुछ शांत हो जाता है। वे दोनों अंदर की तरफ भागते हैं। उन्हें दीपिका उसी जगह पर मिलती है। इतने में दीपिका के माता पिता सोनाक्षी और उसके माता पिता भी वहां पहुंचते हैं। दीपिका की मां दीपिका को उठाने की कोशिश कर रही होती है, पर दीपिका इस दुनिया में थी ही नहीं। दीपिका का शरीर बिल्कुल नीला पड़ गया था। उसके कद से लेकर उसके चेहरे में बदलाव आ गए थे। लंबे बालों वाली दीपिका के बाल उसके कंधे तक ही थे। सभी को काफी आश्चर्य हो रहा था। 21 साल की दीपिका अब 16 से 17 साल की दिखाई दे रही थी। उसके गले में वो लॉकेट था जिसे 16वें जन्मदिन पर उपहार के रूप में उसके पापा से मिला था। देवराज को धीरे धीरे सारी बात समझ में आ रही थी। वह सभी से वहां कहता है कि दीपिका जब 16 साल की थी तभी वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए वह अभी ऐसी दिख रही है। कुछ तो रहस्य था जिसके कारण वह इतने साल जीवित रही। इन सब बातों को सुनकर दीपिका के माता पिता अपनी बच्ची को पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगते हैं।
सोनाक्षी, जो दीपिका को बचपन से जानती थी, इन सभी चीजों को देखकर सुनकर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। और संजय की तो दीपिका ने कई बार मदद की थी, वह भी मायूस दीपिका को एकटक देखे जा रहा था। दीपिका के घर के पंडित, जिससे उन्होंने मदद मांगी थी, उन्होंने बताया था कि वह उस वक्त उत्तराखंड के गांव में है। उन्होंने ने दीपिका का पूरा नाम, पता, पूरी कुंडली उन्हें उसी रोज उनके पते में भेज दी थी। सामने से उन्होंने जो बताया वह काफी भयानक था। वैसे देवराज के बतलाने पर कुछ हद तक तो उन्हें भी कुछ मालूम था, पर गुरुजी ने बाकी के राज पर से पर्दा हटा दिया था। उनके मुताबिक दीपिका की कुंडली में उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष तक ही थी। कुंडली में भयंकर प्रेत बाधा होने के कारण उसकी मृत्यु 16 बरस में ही हो गई थी। कोई बुरी शक्ति थी जो उसके शरीर का भोग कर रही थी, उसके शरीर में वास करके अपना काम निकाल रही थी। पर अब वह बूढ़ी आत्मा को अपने किए की सजा मिल चुकी है। उस अप्रत्याशित घटना को घटे कुछ दिन हो चुके थे। देवराज वापस से उसी जगह जाता है जहां वह वीरान मिल था। उस वक्त वह पूरी मिल अपने आप टूटकर जमीन पर बिखरा पड़ा था। पूछने पर पता चला कि उसकी दीवारें अपने आप ही जमीन पर गिरने लगी थीं। चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े थे। देवराज को पता था कि उन रूहों की इच्छा अब पूरी हो चुकी थी। उन्हें जो चाहिए था वह उन्हें मिल चुका था। वह एक पत्थर को उठाकर रेस्ट इन पीस दीपिका कहते हुए वहां से चला जाता है। तो साथियों, आज की हमारी एक कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह स्टोरी काफी पसंद आई होगी। हालांकि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक इस स्टोरी को सुनते हैं, लेकिन अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो आखिर तक भी सुन रहे हैं, तो फिर अभी के अभी कमेंट करके बताओ कि आपने आखिर तक कहानी सुनी है और यह स्टोरी आपको कितनी पसंद आई है। और अगली स्टोरी मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाला हूं, वो भी काफी जबरदस्त रहने वाली है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।